नमस्कार, मैं ज्योति निशाल। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उज्जैन में 29 जुलाई को नागपंचमी का पर्व भक्तिभाव और श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। इस दिन महाकाल मंदिर परिसर में स्थित श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट 24 घंटे के लिए खोले जाएंगे, जो साल में केवल एक बार नागपंचमी पर खुलते हैं। मंदिर के पट 28 जुलाई की रात 12 बजे खोल दिए जाएंगे। इसके बाद श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी महाराज भगवान नागचंद्रेश्वर की विशेष पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद दर्शन का सिलसिला शुरू किया जाएगा। ये दर्शन 29 जुलाई रात 12 बजे तक जारी रहेंगे। इस अवसर पर लगभग 10 लाख श्रद्धालुओं के मंदिर में दर्शन करने की उम्मीद जताई जा रही है। महंत विनीत गिरी महाराज के अनुसार श्री नागचंद्रेश्वर की मूर्ति 8वीं शताब्दी की दुर्लभ कलाकृति है, जिसमें शिव परिवार नागशैव पर पूरा परिवार विराजमान है। बता दें कि प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। उज्जैन में 29 जुलाई को नागपंचमी का पर्व भक्तिभाव और श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। इस दिन महाकाल मंदिर परिसर में स्थित श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट 24 घंटे के लिए खोले जाएंगे, जो साल में केवल एक बार नागपंचमी पर खोले जाते हैं। मंदिर के पट 28 जुलाई की रात 12 बजे खोल दिए जाएंगे। इसके बाद श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी महाराज भगवान नागचंद्रेश्वर की विशेष पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद दर्शन का सिलसिला शुरू होगा। ये दर्शन 29 जुलाई रात 12 बजे तक जारी रहेंगे। इस अवसर पर लगभग 10 लाख श्रद्धालुओं के मंदिर में दर्शन करने की उम्मीद है। महंत विनीत गिरी महाराज के अनुसार श्री नागचंद्रेश्वर की मूर्ति 8वीं शताब्दी की दुर्लभ कलाकृति है, जिसमें शिव परिवार नागशैया पर विराजमान है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की। बड़े उत्साह के साथ में भगवान महाकाल के इस प्रांगण में सभी पर्व मनाए जाते हैं। तो उसी क्रम में नागपंचमी का यहाँ पर बहुत दिव्य और भव्य उत्सव मनाया जाता है, जिसमें इस प्रांगण में भगवान महाकाल के दिव्य मंदिर में तृतीय तल पर भगवान नागचंद्रेश्वर का विग्रह स्थापित है। तो उस विग्रह का वर्ष में एक दिन पूजन की परंपरा है। तो उसी क्रम में इस वर्ष भी नागपंचमी के पावन पर्व पर मध्याह्न रात्रि 12 बजे पट खोले जाएंगे और उसके पश्चात भगवान का षोडशोपचार पूजन पद्धति से पूजन होगा और उसके पश्चात 24 घंटे के लिए आम श्रद्धालुओं के लिए, सभी श्रद्धालुओं के लिए दर्शन खुलेंगे। सब श्रद्धालु दर्शन करेंगे और फिर अगली रात्रि को 12 बजे पट बंद कर दिए जाएंगे। त्रिकाल पूजा की जो परंपरा है उसी पूजन पद्धति के अनुसार भगवान नागचंद्रेश्वर का पूजन किया जाएगा। ये विग्रह अपने आप में चूंकि बहुत ही अद्वितीय है, बहुत ही दिव्य विग्रह है, जो कि जिसमें अगर हम देखेंगे तो सर्पशैया पर भगवान शिव का पूरा परिवार है। इस तरह के विग्रह में अन्यत्र कहीं मंदिरों में देखने को नहीं मिलते हैं। तो इसलिए इस विग्रह का अपने आप में एक बहुत ही महत्व है और हमारे बहुत सारे यहाँ के भगवान नागचंद्रेश्वर के जो भक्त हैं उनकी बड़ी अटूट आस्था और श्रद्धा है। जुलाई को नागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए समस्त तैयारियां कर ली गई हैं। कर्कराज पार्किंग से मार्ग प्रारंभ होगा और कर्कराज पार्किंग से समस्त श्रद्धालुगण जो है बैरिकेडिंग के माध्यम से दर्शन करेंगे। एरो ब्रिज का उपयोग किया जाएगा। इसके लिए मंदिर समिति और जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां कर ली गई हैं। श्रद्धालुगण के लिए जूता स्टैंड, पार्किंग, पीने के पानी की व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था आदि समस्त व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। प्रशासन के द्वारा इसमें 10 लाख तक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया जाकर व्यवस्थाएं की। सिंगरौली जिले में लंबे समय से लंबित भूमि विवादों के तीव्र, निष्पक्ष और प्रभावी समाधान के लिए एक संयुक्त जनसुनवाई का आयोजन किया गया। कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला और पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के निर्देशन में ये पहल की गई, जिसमें राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारी ने मिलकर जनता की भूमि संबंधी शिकायतों को प्राथमिकता से सुना। इस जनसुनवाई का उद्देश्य प्रशासनिक पारदर्शिता, सामाजिक समरसता और कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत करना था। सिंगरौली जिले के सभी तहसील कार्यालयों में आयोजित इस अभियान में एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, पुलिस अधिकारी और थाना प्रभारीगण एकत्रित हुए, जहां जन शिकायतों की गहनता से समीक्षा की गई। कई मामलों का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित किया गया, जिससे लोगों को तीव्र न्याय मिल गया। इस पहल ने जिले में भूमि विवादों के समाधान की प्रक्रिया को और भी अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया।
सिंगरौली जिले में लंबे समय से लंबित भूमि विवादों को तीव्र, निष्पक्ष और प्रभावी समाधान के लिए एक विशेष जन सुनवाई का आयोजन किया गया। कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला और पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के निर्देशन में ये पहल की गई, जिसमें राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों ने मिलकर जनता की भूमि संबंधी शिकायतों को प्राथमिकता से सुना। इस जनसुनवाई का उद्देश्य प्रशासनिक पारदर्शिता, सामाजिक समरसता और कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत करना था। सिंगरौली जिले के सभी तहसील कार्यालयों में आयोजित इस अभियान में एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, पुलिस अधिकारी और थाना प्रभारीगण इकट्ठा हुए, जहां जन शिकायतों की गहनता से समीक्षा की गई। कई मामलों का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित किया गया, जिससे लोगों को तीव्र न्याय मिल सका। इस पहल ने जिले में भूमि विवाद के समाधान की प्रक्रिया को और भी अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया। कलेक्टर महोदय और पुलिस महोदय के निर्देशानुसार सभी उपखंडों की भांति आज सिंगरौली उपखंड में भी विभागीय अधिकारी और सीएसपी साहब की अध्यक्षता में सभी थाना प्रभारी और तहसीलदारों की उपस्थिति में राजस्व और पुलिस से संबंधित जो भूमि विवाद है उनका आज सुनवाई किया गया। हमारे 3 थाने नवानगर, विंध्यनगर और बैठक प्लस जो हमारी चौकियां हैं, वहां से जो भी भूमि विवाद के संबंधी आवेदन थे उनमें दोनों पक्षों को बुलाया गया, दोनों पक्षों के समक्ष में सुनवाई की गई और जिन प्रकरणों का त्वरित रूप से निराकरण हो सकता था उनमें राजस्व निरीक्षक और पटवारी को मौके पर भेजा गया, ताकि सीमा विवाद संबंधी उनका जो निराकरण हो सकता है हो जा सके। जिसमें 3 क्षेत्रों में कार्रवाई अभी जारी है और जो जिन पक्षकारों को बुलाया गया था उनके अतिरिक्त भी जो आवेदक आए थे उनकी भी सुनवाई की। मंदसौर में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने बड़े हर्षोल्लास के साथ कारगिल विजय दिवस मनाया। इस अवसर पर पूर्व सैनिक संगठन द्वारा एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर, पूर्व मंत्री कैलाश चावला, वर्तमान विधायक विपिन जैन, पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद, बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित सहित कई राजनीतिक हस्तियां उपस्थित हुई। कार्यक्रम में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके साहस और बलिदान को याद किया गया। मंडला जिले से कई मजदूरों को ज्यादा मजदूरी का लालच देकर दूसरे प्रदेशों में काम पर लगाने वाला आरोपी अंजानिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम सुभाष मंडल है, जो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद का निवासी है। सुभाष ने मंडला से लगभग 150 मजदूरों को पश्चिम बंगाल में रेलवे के काम पर भेजा था, जहां उसने अधिक मजदूरी का वादा किया था। जब मजदूरों ने अपनी मेहनत की मजदूरी की मांग की तो आरोपी ने उन्हें उनके बैंक खातों से संबंधित चेक दिए, जो कि बाउंस हो गए। मजदूरों के मुताबिक सुभाष ने लगभग 94 लाख रुपए की ठगी की है। मजदूरों की शिकायत के बाद अंजानिया चौकी में मामला दर्ज किया गया। आरोपी के खिलाफ 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था और जब वे फिर से मजदूरों को लेने मंडला आया तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। प्रकरण दर्ज किया गया था, जिसमें कि स्थानीय जो हमारे आदिवासी ग्रामीण हैं, जो अलग जगह पर लेबर के लिए जाते हैं, उनके साथ 94,50,000 रुपए के मजदूरी का भुगतान न करके धोखाधड़ी की गई थी। इसमें जब पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया तो इसमें पता चला कि मुर्शिदाबाद जिला, जो कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर पर है, वहां का रहने वाला एक सुभाष मंडल नामक व्यक्ति है, जिसने इनसे संपर्क किया था और लगभग 1 साल पहले इनको अच्छा मेहनताना का लालच देके ये बैंगलोर लेके गया था और उसके पश्चात इसने कुछ चेक इनको उपलब्ध करवाए, जो चेक किसी और के नाम के अकाउंट के थे और पूरी तरह से फर्जी रूप से इसने इनका भुगतान करने का इनको वादा किया था। पुलिस की टीम लगातार पश्चिम बंगाल पुलिस के संपर्क में थी और ये अन्य जगहों पर जैसे गुजरात, महाराष्ट्र गया तो वहां भी ट्रैक कर रही थी। इवेंचुअली जब पुलिस को जानकारी मिली कि ये इसी क्षेत्र में वापस नए मजदूरों को लेने के लिए आया है, तो पुलिस के द्वारा इसे गिरफ्तार किया गया है और इसको मान्य। पुलिस ने एक शातिर गिरोह के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जो महंगे वाहनों को फाइनेंस कराकर चोरी कर उन्हें बेच देते थे। एसपी प्रदीप शर्मा ने पुलिस कंट्रोल रूम में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि जीवाजीगंज पुलिस ने नगादा निवासी 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जो फाइनेंस कंपनियों के कर्मचारियों के साथ मिलकर वाहन फाइनेंस कराते थे। कुछ दिनों बाद ये वाहन चोरी कर लिए जाते थे और बेच दिए जाते थे। पूछताछ में इन बदमाशों ने 34 वाहनों की फाइनेंस कर चोरी करने की वारदातों को कबूल किया। इनके पास से 1 दर्जन महंगे दुपहिया वाहन जब्त किए गए। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार किए गए बदमाशों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है। पुलिस ने खरीदारों को भी आरोपी बना लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है।
महंगी गाड़ियों का वाहन चोर और धोखाधड़ी गिरोह हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इसमें 4 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये मृत व्यक्तियों के नाम से या कमजोर तबके के लोगों के नाम से या शराबी व्यक्तियों के नाम से वाहन को फाइनेंस कराते थे, फाइनेंस कंपनी के एजेंट्स के साथ मिलके। उसके बाद उसको किसी अन्य व्यक्ति को कम दामों में बेच देते थे और उसके कुछ दिन बाद ही उस वाहन को उस फरियादी के यहां से चोरी कर लेते थे। ये रतलाम, बदनावर, धार, उज्जैन, महिदपुर, नागदा इन क्षेत्रों में ऑपरेट करते थे। ऐसे 34 वाहनों का इन्होंने फाइनेंस कराया और उनको बारी बारी से अलग अलग जगह पर बेचा है। आज हमने 13 वाहनों को भी इसमें जब्त किया है, जिनकी कीमत करीब 19 लाख रुपए है और 4 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए। इमरान, जावेद, मोन्टू और जीशान, ये चारों नागदा के रहने वाले हैं और इनके ऊपर 2 दर्जन से ज्यादा अपराध हैं। ये संगठित अपराध और एक सामाजिक अपराध भी है, क्योंकि इससे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनका एनपीए भी बढ़ता है और उनकी जो मूल है उसमें भी कमी आती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के हमीदिया अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने एमआरआई मशीनों और सीटीवी मशीनों का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में उनके साथ कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभारी नरेंद्र शिवाजी, भोपाल महापौर मालती राय हुजूर, विधायक रामेश्वर शर्मा और नगर निगम अध्यक्ष कृष्ण सूर्यवंशी शामिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि आज के इस दौरे में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हेल्थ सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं। सिटी स्कैन और एमआरआई मशीनों का एक तरह से जीवनदायिनी साबित हो रही हैं। सरकारी अस्पताल में उन्नत से उन्नत सुविधाएं हमारी सरकार करा रही है। 40 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए, फिर चाहे वे एयर एम्बुलेंस सुविधा हो या फिर राहगीर योजना के तहत अगर कोई घायल व्यक्ति को 1 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंचाता है तो उसे 25,000 रुपए सरकार देती है। इस दौर में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हेल्थ सुविधाएं बढ़ती जा रही, खास करके भोपाल जैसे संभाग केंद्र और राजधानी होने के कारण सीटी स्कैन और एमआरआई की जो नई मशीन का लोकार्पण हुआ है, ये हम सब के लिए कष्ट के समय में एक तरह से जीवन दान के बराबर भी है और जिनकी जांच करना है उस नाते से भी अत्यंत आवश्यक भी है। सरकारी हॉस्पिटलों में उन्नत से उन्नत टेक्नोलॉजी की नई नई मशीनों के आधार पर हमारी सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है और एक के बाद एक पूरे प्रदेश के अंदर सारी हेल्थ सुविधाएं सबको जुटाते हुए, जैसा कि आपकी जानकारी है कि आज मध्य प्रदेश में 40 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज हमारे अपने यहाँ प्रारंभ किए हैं। ये सरकार की हेल्थ के प्रति हमारी प्रतिबद्धता बताती है। साथ ही साथ सभी प्रकार की सुविधा एयर एम्बुलेंस लगा करके अब तो राहगीर योजना में कोई रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए और कोई बंधु घायल मिले तो उसको उठा करके हॉस्पिटल पहुंचाए। 1 घंटे के अंदर गंभीर अगर मरीज है तो 25,000 रुपए की अनुदान राशि सरकार के द्वारा दी जाएगी पहुंचाने वालों को। ये वो सब बातें हैं जिसके कारण से स्वास्थ्य के प्रति हमारी अपनी संवेदना भी है और सजगता भी है। आइए हम सब माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास के ऐसे सारे मामलों में लगातार सौगातें भी देते रहे और मध्य प्रदेश को, जैसा कि आपने सबने ध्यान दिया है, सभी क्षेत्रों में समान रूप से हम इसको और आगे से आगे ले जाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। हेल्थ के लिए तो आज पूरे देश में हमारा मॉडल काम कर रहा है। जब हमारे हॉस्पिटलों को भी हमने मेडिकल कॉलेज को चलाने के लिए देते हुए 1 रुपए में 25 एकड़ जमीन देने की बात की है। ये अपने आप में पीपीपी मॉडल पूरे देश का पहला मॉडल है। उसमें 4 मेडिकल कॉलेज हमारे दिए जा चुके हैं और बहुत जल्दी इनका कार्यक्रम भी होने वाला है। मैं उम्मीद करूंगा जिस प्रकार से हमारी सरकार सभी मंत्रालयों के साथ काम कर रही है, एक एक करके वो सारे काम इसी प्रकार से सौगातों के रूप में। भोपाल में ड्रग तस्करी को लेकर अब सियासत तेज हो गई। बता दें कि ड्रग तस्करी मामले पर सड़क पर कांग्रेस ने रोशनपुरा चौराहे पर प्रदर्शन किया और आरोपियों के घर बुलडोजर चलाने की मांग की। वहीं कांग्रेस का कहना है कि गरीब आदमी के घर पर बुलडोजर चलता है, माफियाओं के घर बुलडोजर कब चलाया जाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं पर संरक्षण देने का आरोप लगाया है। कहा, युवाओं को रोजगार की जरूरत है, नशे की नहीं। भोपाल को मीडिया के माध्यम से ये पता चल रहा है कि किस तरीके से भोपाल में नशा कारोबार अपना पैर पसार रहा है। पिछले 12 दिनों में एमडी ड्रग्स किस तरीके से यहां पर पकड़ी गई है। जो आरोपी हैं उनके पीछे किसका संरक्षण है। इस सरकार में इतने खुलेआम ये कैसे नशे का कारोबार चल रहा है। पिछले 1 वर्ष में 300 से ज्यादा मामले इस पर दर्ज हुए हैं
अगर इस पे अंकुश नहीं लगाया गया तो इंदौर और उज्जैन के बाद ये भोपाल भी अब कैपिटल बन जाएगा इसका, नशे का। यहां पर 100 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज है जहां पर माँ बाप अपने बच्चे और बच्चियों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज रहे हैं शिक्षा के मंदिर में, पर वहां पर उनको क्या परोसा जा रहा है? वहां पर उनको नशा परोसा जा रहा है। और जो लोग नशा परोस रहे हैं उनके पीछे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसका संरक्षण है। जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल शहर इस प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से मांग करती है कि इस पर तो अंकुश लगाना ही है, आपको करना पड़ेगा, और इसके पीछे जिन नेताओं का संरक्षण है उनके भी नाम उजागर करने पड़ेंगे, उन पर भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। और जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल शहर जब तक ये लड़ाई लड़ेगी, जब तक इस पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता, युवाओं को इस दलदल से बचाने का काम ये जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल शहर करेगी। और हम आगाह करते हैं सरकार को कि आने वाले दिनों में जल्द से जल्द उनके नाम उजागर किए जाएं जिनका संरक्षण इन नशे कारोबारियों को है। अगर ये नहीं किया जाता तो जिला कांग्रेस बहुत उग्र प्रदर्शन इस भोपाल में करेगी और इस तरह के नशे पर अंकुश लगाने का काम करेगी। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के संरक्षण में मध्य प्रदेश के युवाओं को नशे की दलदल में धकेला जा रहा है। जिस प्रकार से भाजपा नेता के बेटे यासीन ने ये पूरे कृत्य को अंजाम दिया है, किस नेता का संरक्षण प्राप्त था, कैसे उसमें इतना साहस आया कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इतना बड़ा ड्रग का रैकेट चला रहा था, छात्राओं को बहला रहा था, फुसला रहा था, नशे का आदी बना रहा था, वीडियो बना के ब्लैकमेलिंग कर रहा था, देह व्यापार में लिप्त कर रहा था। निश्चित ये बहुत बड़ा रैकेट है जिसका संरक्षण भाजपा के नेता द्वारा किया जा रहा है। हम इसमें जांच की मांग करते हैं, उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई जानी चाहिए। जिन भाजपा नेताओं की संलिप्तता है उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। ये फोटो गवाह है कि किस प्रकार से भाजपा के बड़े नेता यासीन को संरक्षण प्रदान कर रहे थे। इन सभी से पूछताछ होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। यासीन तो एक मोहरा है, यासीन का जो रैकेट है उसमें और भी कई प्रभावशाली लोग हैं जिनको भाजपा की सरकार बचाने का प्रयास कर रही है। जब तक एक एक दोषी जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाता, कांग्रेस की ये लड़ाई जमीनी स्तर पर चलती रहेगी। हम इस पूरे मामले को विधानसभा में मुखरता के साथ में उठाएंगे। एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा जिसने मध्य प्रदेश की बच्चियों का भविष्य खराब करने का, मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का यहाँ पे प्रयास। कलेक्टर गर्ग ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुधुरका में आयोजित प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान शिविर का निरीक्षण किया। बता दें, शिविर के दौरान 200 से अधिक गर्भवती महिलाओं की जांच की गई, जिसमें से 48 हाई रिस्क महिलाओं का चिन्हांकन कर उपचार प्रदान किया गया। कलेक्टर ने इन सभी गर्भवती महिलाओं को प्रतिमाह फॉलोअप कराए जाने के लिए निर्देश दिए। बता दें, गर्भवती महिलाओं के प्रतीक्षा कक्ष में बैठने, टोकन सिस्टम द्वारा जांच करने और पीने के पानी की व्यवस्था इत्यादि के संबंध में बीएमओ डॉक्टर अभिषेक जैन ने निर्देश दिए। साथ ही प्रमुख चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जीएस चौहान को गर्भवती महिलाओं की शिविर में उपस्थिति के अनुपात के अतिरिक्त चिकित्सकों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। नगर के मानस भवन में चल रहे शिवलिंग निर्माण के समापन के अवसर पर महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा शामिल हुए। उन्होंने बच्चों से संवाद कर सनातन धर्म की शिक्षा को आत्मसात करने के लिए बच्चों को प्रेरित किया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मां नर्मदा के पावन तट मांगरोल घाट पर देश का सबसे बड़ा समरसता महाकुंभ का आयोजन राष्ट्रीय हिंदू सेना नर्मदा शक्ति पंथ द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर कथावाचक रत्नमणि द्विवेदी, चंद्रकांत शास्त्री, पूज्य संत माधवदास, राष्ट्रीय हिंदू सेना के जिला अध्यक्ष अखिल खरे सहित पत्रकार साथी उपस्थित रहे। अनूपपुर जिले की कोतमा नगर पालिका अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों का नगर पालिका पार्षद कोतमा के अध्यक्ष अजय शराफ ने निरीक्षण किया और कोतमा नगर में हो रहे समस्त विकास कार्यों की जानकारी दी, जिसमें अध्यक्ष ने कहा कि आज से पहले जितने भी अध्यक्ष आए हैं उन्होंने कोई ठोस कार्य नहीं किया, लेकिन मेरे कार्यकाल में बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही हैं। उदाहरण के तौर पर करोड़ों रुपए से लागत से बन रहे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण को आप सभी आकर देख सकते हैं। मॉडल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हम बनवा रहे हैं। के माध्यम से कुछ लोगों द्वारा यहाँ पे आपत्ति जताई गई थी कि यहाँ पे स्विमिंग पूल भर गया है। एक्चुअल में वो लोग बोल रहे थे कि पूरा सीवेज है और 5 करोड़ रुपए की लागत से ये बना है कॉम्प्लेक्स। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी ये 2 मंजिला ऊपर और जाना है। अभी आधा निर्माण हुआ, दूसरा टेंडर इसी महीने हो जाएगा और आप सब अभी देखा है आपने कहाँ पे पहुंच पाया। ये कुछ झूठी अफवाहें हैं। देखिए, ये सब हमारे जो विकास कार्य हो रहा है उसमें अड़ंगा डालने के लिए प्रयास किया।
भारतीय मजदूर संघ मध्य प्रदेश ठेंगड़ी भवन भोपाल में संविदा संयुक्त संघर्ष मंच के तत्वाधान में समस्त प्रदेश अध्यक्षों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में संविदा कर्मचारियों के वर्ष 2023 की संविदा नीति का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश के समस्त विभागों और योजनाओं में आज तक न होने के कारण संविदा संयुक्त संघर्ष मंच संबद्धता भारतीय मजदूर संघ द्वारा प्रदेश स्तरीय चरण वृद्ध आंदोलन किए जाने का निर्णय लिया गया। इस बैठक में संविदा अधिकारी और कर्मचारी की संविधान नीति 2023 की कई मांगों पर विचार किया गया। वहीं भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री कुलदीप गुज्जर ने बताया कि हमें संपूर्ण मध्य प्रदेश में जिला और ब्लॉक स्तर की बैठक करेंगे, फिर कलेक्टर और एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर अपनी आंदोलन की भूमिका बनाएंगे। संविदा के तहत जो कर्मचारी अधिकारी काम कर रहे हैं और इन विभागों को चलाने का काम जो हो रहा है, जिससे उत्तरोत्तर प्रदेश भी अपनी प्रगति के मार्ग को सुनिश्चित कर रहा है, उन कर्मचारियों के संबंध में भारतीय मजदूर संघ की पूर्व से ही मांग थी कि इनकी सामाजिक सुरक्षा, वेतन भत्ते ठीक किए जाए। उस संबंध में महापंचायत भी हुई और उस महापंचायत में विभिन्न प्रकार की घोषणाएं संविदा कर्मचारियों के लिए भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में हुई। लेकिन अभी ध्यान में आ रहा है कि जो संविदा नीति 2023 मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की गई है, उसमें कहीं ना कहीं जो संविदा कर्मचारियों की मूलभूत जो मांगे थी, मूलभूत जो अधिकारों के विषय थे, उनसे वंचित किया गया है। उदाहरण के तौर पे एनपीएस की हमारी मांग थी। एनपीएस का अभी कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं। इवन कुछ एक ऐसे विषय हैं जो पूर्व से उनको मिल रहे थे, पूर्व से उनके अधिकार जो सुनिश्चित किए गए थे लंबे संघर्ष के बाद, लंबे कार्य अनुभव के बाद। तो जैसे अवकाश जो है, छुट्टी है, तो उन तक में कटौती इस संविदा नीति में हुई है। मध्य प्रदेश संविदा संयुक्त संघर्ष मंच ने 27 संगठनों के संविदा कर्मचारियों का एक संगठन बनाया हुआ है, जिसका नाम है मध्य प्रदेश संविदा संयुक्त संघर्ष मंच। वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान आदरणीय तत्कालिक मुख्यमंत्री जी द्वारा 2023 में एक संविदा नीति लाए थे और वो संविदा नीति आज 2025 हो गया। अभी तक किसी भी विभाग ने उसका क्रियान्वयन नहीं किया, जिस वजह से आज मध्य प्रदेश का 1.25 लाख संविदा कर्मचारी चरणबद्ध आंदोलन के लिए अग्रसर हुआ है। यदि सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करती है तो हम संविदा कर्मचारी लगभग 1.25 लाख संविदा कर्मचारी चरणबद्ध आंदोलन से सरकार को इस बात से याद दिलाएंगे कि आपने 2023 की जो नीति बनाई है। भोपाल न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के बावजूद डिप्लोमा धारकों को सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी पद पर नियुक्ति न दिए जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। मध्य प्रदेश पशुपालन विभाग द्वारा डिप्लोमा धारक अभ्यर्थियों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ द्वारा स्पष्ट और अंतिम आदेश पारित किए जा चुके हैं, जिसके मुख्य तथ्य में डिप्लोमा पाठ्यक्रम मान्यता 6 फरवरी 2012 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पशुपालन मंत्री अजय बिश्नोई द्वारा नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा संस्थान जबलपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत 5 डिप्लोमा कॉलेज की स्थापना की गई। आज तक डिप्लोमा उत्तराणी छात्र वर्ष 2012 से अब तक लगभग 5,500 छात्र डिप्लोमा उत्तराणी कर चुके हैं। इस कोर्स को करने वाले छात्र ज्यादातर ग्रामीण और मध्य वर्गीय परिवार से आते हैं। डिप्लोमा होल्डर्स का पंजीकरण शासन द्वारा नहीं किया जाता, इसीलिए डिप्लोमा होल्डर्स अपनी प्राइवेट पैकेट्स भी नहीं कर सकते। ऐसे में डिप्लोमा होल्डर्स के पास कैरियर विकल्प बहुत सीमित हैं। 2024-25 की भर्ती 625 पदों पर भर्ती आई थी, जिसमें हम लोगों का रिजल्ट आ चुका है और उसके बाद वेरिफिकेशन करा लिया गया 3 से 6 जून को। उसके बाद अभी तक ना तो विभाग ने पात्र पात्र की सूची डाली है और ना इस पर कोई अभी कार्रवाई की। हम लोग 5 बार मिल चुके थे, इस बार 6वें बार आए हैं। और सबसे बड़ी बात सर ये है, इसमें विभाग हमारे प्रति खुद कोर्ट केस लड़ रहा है, जबकि विभाग के ही हम कर्मचारी बनने वाले हैं और विभाग डॉक्टरों का पक्ष रखता है, हम लोग के खिलाफ लड़ता है। और इस लड़ाई में 6 साल हो गए हैं, उसके बाद भी विभाग इस चीज को हार गया है पिछले 3 बार। इसमें 10 मार्च 2025 को आ रहा है, उसके बाद 16 जुलाई और उसके बाद 3 जुलाई, इन 3 तारीखों में हारा है। डबल बेंच तक से हार गया। उसके बाद भी हम लोग का ना तो अभी कोई सूची जारी की गई है और हम लोग सर इसमें बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं। 5वीं बार सारे प्रदेश के कोनों से बच्चे आए हैं और बार बार आके यही ज्ञापन देते हैं और बात की जाती है कि 10 दिन में हम निकाल देंगे, 5 दिन में। मुख्य मांगे ये है सर, पात्र की सूची जल्दी जारी हो और सर जो कोर्ट के आदेश आए हैं उनका पालन हो। कोर्ट का आदेश का पालन होना जरूरी है, क्योंकि सर उसमें कहा गया है कि डिग्रीधारियों को इस पद पर नियुक्ति नहीं दी जाएगी, लेकिन विभाग उस चीज को मानने को अभी तैयार नहीं हुआ है। देखिए पात्र की जो सूची
विगत 3 महीने से अभी तक नहीं निकाली है विभाग ने, जो ये सूची निकल जाए। और जो माननीय हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है, ये आदेश जल्द से जल्द लागू किया जाए, जिससे समस्त डिप्लोमाधारियों की जिंदगी में 4 चांद लग जाए। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।